नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, गुजरात का चुनाव बहुत दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। आज चुनाव आयोग ने तिथि की घोषणा भी कर दी है। 1 दिसंबर को और 5 दिसंबर को गुजरात के चुनाव होंगे और आज से चुनावी गहमा गहमी बहुत तेजी से बढ़ गई है। फ्री रेवड़ी वाले केजरीवाल, पद यात्रा करने वाले राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और मौत के सौदागर के रूप में जाने जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग सक्रिय हो गए हैं गुजरात फतह करने के लिए। ये तीनों पार्टियां त्रिकोणीय संघर्ष होने जा रहा है गुजरात में। आम आदमी पार्टी का पदार्पण अभी अभी हुआ है, जबकि कांग्रेस की जड़ें बहुत गहराई तक हैं गुजरात में। और कांग्रेस की जड़ों को उखाड़ फेंकने का काम भारतीय जनता पार्टी ने 2002 में किया था और उसने अपनी जड़ें जमा ली हैं। लेकिन एक बात गौरतलब है कि 2002 में हिंदू मुस्लिम दंगा जो बड़े पैमाने पर हुआ था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम ज़्यादा मारे गए थे, लगभग 3000 के आसपास मुस्लिम मारे गए थे। उसके बाद से जो हिंदुत्व की प्रयोगशाला के रूप में गुजरात उभर करके सामने आया है, उसी को गुजरात मॉडल के नाम दे करके पूरे देश में हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाई गई और उसके नाम, हिंदुत्व के नाम पर और राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर चुनाव जीता गया। आज भी वो स्थिति मौजूद है। मौत के सौदागर फिर से सक्रिय हो गए हैं। मौत का सौदागर भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को सोनिया गांधी ने कहा था जब 2002 में बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ था। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उसके तमाम संगठनों ने जिस तरह से मुसलमानों का कत्लेआम किया था, उससे द्रवित, उससे दुखी सोनिया गांधी ने 2007 के गुजरात चुनाव में इस मुद्दे को उठाया था और नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था। और मौत का सौदागर जो उन्होंने कहा था, बहुत हद तक वो नरेंद्र मोदी के ऊपर फिट भी बैठता है। 2014 से लेकर के 2022 तक में जितनी मौतें हुई हैं और हो रही हैं, इतनी मौतें आजादी के बाद किसी भी कालखंड में, किसी भी प्रधानमंत्री के शासनकाल में नहीं हुई है। और अभी अभी आपने देखा कि रविवार के दिन मोरबी हादसा होता है। लगभग 140 लोग, बेगुनाह लोग बेमौत मारे जाते हैं और उसके बाद रविवार को दुर्घटना होती है, सोमवार को जश्न होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सरदार पटेल की स्टैचू के सामने। और उस जश्न में रंगारंग कार्यक्रम भी होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि उनके बारे में कहा जाता है कि कई तरह की वेशभूषाएं पहन करके किसी भी इवेंट में आते हैं और बार बार ड्रेस बदलते हैं। काशी कॉरिडोर में भी उन्होंने 7 बार ड्रेस बदला था और यहाँ पर भी 6 बार ड्रेस बदला उन्होंने। कभी हैट लगा करके, कभी हमेशा नए लुक में आते हैं कुछ ही घंटों के अंतर्गत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनको सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा था, तो क्या लगता है कि मौतों से प्रधानमंत्री द्रवित होते हैं, रुआसे हो जाते हैं, रोने लगते हैं, दिखाने के लिए लोगों को, जनता को, मतदाताओं को कि प्रधानमंत्री जी बहुत द्रवित हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी द्रवित नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री जी संवेदनशील नहीं होते हैं मौतों को लेकर के। और प्रधानमंत्री जी अपना एक नकली चेहरा पेश करते हैं, असली चेहरा छिपा लेते हैं। असली चेहरा उनका क्या है? जो कि आरएसएस का रहा है, जो कि हिंदू कट्टरपंथियों का रहा है, वही उनका असली चेहरा है। और जिस तरह से 2002 से लेकर के अब तक हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का खेल चल रहा है, उस खेल को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
जितने भी कदम उठाए हैं आप देख सकते हैं कि उसमें हर जगह हिंदुत्व और धर्म की बातें ही कही जाएंगी, चाहे वो काशी कॉरिडोर का मामला हो, चाहे वो उज्जैन के महाकाल का मामला हो, चाहे वो उत्तराखंड के केदारनाथ बद्रीनाथ का मामला हो, चाहे वो अयोध्या के राम मंदिर का मामला हो। हर जगह उन्होंने धर्म का कार्ड खेला है और उसी धर्म के कार्ड के बूते ही उन्होंने 2014 में भी सरकार बनाई, 2019 में भी बनाई और 2024 में भी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस कार्ड को क्या इस बार फेल कर दिया जाएगा? केजरीवाल ने गुजरात में इस बात की को लेकर के मोदी को ललकारा है, गुजरात सरकार को ललकारा है और उनका हिंदुत्व की प्रयोगशाला वाला कार्ड, हिंदुत्व का कार्ड अपने पाले में कर लिया है। सबसे पहले तो केजरीवाल करीब 6 महीने पहले से यहाँ पर लगे हुए हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं अपना, और अपनी पार्टी की नीतियों के बारे में, अपनी पार्टी के विकास कार्यों के बारे में, अपनी पार्टी की हेल्थ के प्रति, इस एजुकेशन के प्रति जो उपलब्धियां दिल्ली में रही हैं, जो उपलब्धियां पंजाब की बताते हैं, उसे पेश कर रहे हैं और उससे जनता का एक बड़ा समुदाय प्रभावित भी हुआ है। आदिवासी क्षेत्रों में जब उनकी रैली होती है तो देखने लायक भीड़ होती है और अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी उन्होंने बहुत भीड़ इकट्ठा किया और जिस तरह से फ्री रेवड़ी की बात की है उससे नरेंद्र मोदी तक आहत हुए और उन्होंने इस मुद्दे को उठाया बुंदेलखंड के एक रैली में, और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाया फ्री रेवड़ी की बात को। लेकिन फ्री रेवड़ी से ही आम आदमी पार्टी का भला हो जाएगा, आम आदमी पार्टी को खुद भी यह लगा कि ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए उसने हिंदुत्व का मुद्दा उठा लिया। मतलब कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा हड़पने की कोशिश किया है। अब इसमें कितना कामयाबी मिलती है अरविंद केजरीवाल को वो तो समय बताएगा, 8 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन माना यह जा रहा है कि न तो उन्होंने बिल्किस बानो मामले में कोई बयान दिया है और न उन्होंने हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ कोई बयान दिया है, बल्कि इन्हें महिमा मंडित करने की बात कही है। उन्होंने यहां तक कहा है कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो सारे गुजरात वासियों को, गुजरात में के जितने भी बुजुर्ग दंपति या बुजुर्ग हैं, सबको राम मंदिर का दर्शन कराने के लिए अयोध्या ले जाएंगे, कृष्ण मंदिर का दर्शन कराने के लिए मथुरा ले जाएंगे, शिव जी का दर्शन कराने के लिए काशी ले जाएंगे। तो उन्होंने नरेंद्र मोदी के कार्ड को, हिंदू कार्ड को अपना लिया है और जिस तरह से उन्होंने लक्ष्मी और गणेश की वकालत की है कि इसे भारत के रुपए में, करेंसी में, सिक्कों में स्थान दिया जाए और इनका आशीर्वाद मिलेगा। आईआईटी से के इंजीनियर रहे और एक वरिष्ठ अधिकारी रहे इनकम टैक्स में। अरविंद केजरीवाल विज्ञान के छात्र रहे हैं और उन्हें पता है अच्छी तरह से कि न तो किसी देवी देवता का आशीर्वाद मिलता है और न किसी देवी देवता का अस्तित्व है। लेकिन इस देश के लोग जिस तरह से देवी देवताओं में यकीन करते हैं, जिस तरह से उनकी भेड़ चाल इस देश के लोगों की, हिंदुओं की कहें तो, जिनकी की संख्या लगभग 80% है, जिस तरह से भेड़ चाल एक भेड़ के पीछे सारी भेड़ लग लेती है और उन्हें जिस तरफ हांका जाता है उसी तरफ वो रवाना हो जाती है। तो उस भेड़ चाल को पहचान लिया है अरविंद केजरीवाल ने और उस भेड़ चाल की शुरुआत करने के लिए फ्री रेवड़ियों के अलावा हिंदुत्व कार्ड को भी खेला है केजरीवाल ने। इससे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से बौखलाई हुई है, कांग्रेस भी बौखलाई हुई है। ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस बहुत खुश है। इसलिए अब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को पटकनी देने के लिए त्रिकोणीय संघर्ष है। इस बार हमेशा यहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच संघर्ष हुआ करता था, लेकिन इस बार त्रिकोणीय संघर्ष है। आम आदमी पार्टी भी मैदान में है और पूरे दमखम के साथ है और इन लोगों का चुनाव प्रचार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का तो बहुत बाद में हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी लगभग 6 महीने पहले से पसीने बहा रही है। और अब
जब अंदरूनी सर्वे कराने पर भारतीय जनता पार्टी को पता चल गया, अंदरूनी सर्वे कराने पर कांग्रेस को पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और आम आदमी पार्टी गोलबंद हो गई है और वे सशक्त है, सीटें हासिल कर सकती है। सर्वे में ऐसा आया है, हर पार्टियां अपना अंदरूनी सर्वे कराती हैं, उससे उन्हें पता चलता है कि कितने पानी में हैं वो और कितने पानी में दूसरी पार्टियां हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इसलिए बौखलाई है कि क्योंकि जो फ्री रेवड़ी बांटने की बात कही गई है, बिजली सस्ती करने की बात या बिजली मुफ्त करने की बात, एजुकेशन मुफ्त करने की बात, स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त करने की बात, अस्पताल में फ्री इलाज, फ्री जांच और फ्री ऑपरेशन करने की बात, जैसा कि दिल्ली है, दिल्ली मॉडल को गुजरात मॉडल में ला रहे हैं। इसी गुजरात मॉडल को पूरे देश का मॉडल बनाया गया था, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली मॉडल को गुजरात मॉडल ला रहे हैं। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी भी बौखलाई है, कांग्रेस भी बौखलाई हुई है। लेकिन कांग्रेस इसकी काट के लिए पदयात्राओं का दौर, न सिर्फ राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की योजना बनाई है और उस योजना पर ईमानदारी से कोशिशें कर रहे हैं और उन्हें कामयाबी भी मिल रही है। उसी तरह की पदयात्रा भारतीय जनता पार्टी की गुजरात इकाई पूरे गुजरात में करने जा रही है और आज से उसकी शुरुआत भी हो गई है। प्रियंका गांधी और पार्टी के दूसरे बड़े नेता उस यात्रा में शामिल रहेंगे, पदयात्रा में। तो एक तरफ फ्री रेवड़ी है, दूसरी तरफ पदयात्रा है, तीसरी तरफ मौत के सौदागरों की सियासत है। और अब देखना है कि फ्री रेवड़ी बाजी मारती है, पदयात्रा करने वाले कांग्रेसी बाजी मारते हैं, या मौत के सौदागरों जिन्होंने कि अभी 140 मौतों के जिम्मेदार कौन माना जाएगा। अगर देखा जाए तो इस मौत के लिए किसी न किसी रूप में व्यवस्था ही जिम्मेदार होती है, क्योंकि व्यवस्था ही पुल का निर्माण कराती है, व्यवस्था ही सड़कों का निर्माण कराती है और व्यवस्था ही यानी सरकार ही पूरे राज्य के विकास के लिए जिम्मेदार होती है। और अगर 140 मौतों के लिए व्यवस्था को जिम्मेदार गुजरात के लोग मान लेंगे तो मौत के सौदागरों की इस बार विजय नहीं हो सकती है। मतलब कि मोरबी के क्षेत्र में, मोरबी के इलाके में जितनी भी सीटें आती हैं विधायकी की, हर जगह भारतीय जनता पार्टी को इस बार बुरी तरह से हार मिलने जा रही है, क्योंकि वहां के लोग भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। और इस मोरबी कांड में के बाद जो स्थितियां सामने आई हैं वो तो मैंने आपको बताया कि एक तरफ मोरबी का हादसा होता है और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का इवेंट होता है, सरदार पटेल की स्टैचू के सामने रंगारंग प्रोग्राम होता है और प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करते हैं और सब्जबाग दिखाते हैं, गुजरात के लोगों को सब्जबाग दिखाते हैं। और उसके बाद फिर 3 दिन बाद जाकर के घोषणा की जाती है कि राजकीय शोक के लिए। और जो वहां के जिम्मेदार हैं, जो अजंता घड़ी बनाने वाली कंपनी है घड़ी की, और उसने पुल का ठेका ले लिया। और उसके बाद पुल पर क्या काम हुआ, क्या नहीं काम हुआ, क्या परिवर्तन होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या जीर्णोद्धार होना चाहिए, क्या पुनरुद्धार होना चाहिए, क्या नहीं हुआ, इसे तो वही जाने। लेकिन कहा यह जा रहा है कि लगभग 140 साल पुराना पुल था, वो अंग्रेजों के समय का बना हुआ था। और अगर उस पुल का जीर्णोद्धार पुनरुद्धार अगर ठीक ढंग से किया गया होता, मरम्मत ठीक ढंग से की गई होती, तो यह हादसा नहीं होता। और औसत से ज्यादा लोग पुल पर गए कैसे? तो सारी कमी मौत के जिम्मेदार व्यवस्था के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं और उस पुल से जुड़े हुए प्रबंधन के लोग हैं। तो क्या उन्हें सबको सजा मिलेगी? उन्हें सबको सबक मिलेगा ताकि दूसरी जगह ऐसी कोई घटना न होने पाए? नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके घड़ी के जो निर्माण करने वाले मालिक हैं कंपनी के, मनसुख दास नाम उनका है, उनकी एक किताब उन्होंने लिखा था, 2019 में ही लिखा था, प्रकाशित किया था।
और उस किताब के अनुसार उन्होंने जो कुछ बयां किया है उसे दिव्य भास्कर ने गुजरात में प्रकाशित किया है और उसकी बड़ी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर और पूरे देश में। उन्होंने हिटलर शाही का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है, नरेंद्र मोदी का तो नाम नहीं लिया है, लेकिन उसमें ऐसा उन्होंने कहा है कि चीन की तरह हमारे देश में भी होना चाहिए कि किसी एक व्यक्ति को घोषित कर देना चाहिए कि यही व्यक्ति 20 साल तक शासन करेगा। और हिटलर शाही को अंजाम देने के लिए उसमें वकालत की गई है और लोकतंत्र को ध्वस्त करने, लोकतंत्र को छोड़ देने, लोकतंत्र को खत्म करने की बात कही है। तो ये बातें दिव्य भास्कर ने जब प्रकाशित की है तो चर्चा का विषय है। और अब ये, लेकिन अभी तक उस मनसुख इंडस्ट्रियलिस्ट की गिरफ्तारी नहीं हो पाई और उसके खिलाफ न तो पुल हादसे से हुई मौतों के संदर्भ में कोई केस किया गया और न उसकी किताब को लेकर के कोई केस किया गया है। अगर वही कोई मुसलमान किताब लिखा होता तो अब तक वो जेल में होता और उसके घर पर बुलडोजर चल गया होता और उसकी ऐसी तैसी कर दी गई होती। लेकिन अब वो हिंदू है और वो भी नरेंद्र मोदी का नजदीकी है, तो उसे सजा नहीं मिलने वाली है। ये बात तो आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि विपक्ष को खत्म करने के लिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस कोशिशें कर रहा है और उन कोशिशों को हिटलर शाही ढंग से काम कर रहा है। तो ऐसे में अब गुजरात में जो चुनाव होने जा रहा है उसका डिक्लेरेशन होने के बाद अब गुजरात की क्या स्थिति रहेगी, गुजरात का ऊंट किस करवट बैठेगा, अभी कुछ नहीं पता है। लेकिन इतना कहा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए और कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी एक चुनौती लेकर के खड़ी है और उसे कामयाबी भी मिल सकती है, क्योंकि जिस ढंग से सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनलों पर देखा जा रहा है कि आम आदमी के पक्ष में, आम आदमी पार्टी के पक्ष में लोग उठ खड़े हुए हैं और जितने भी यूट्यूब चैनल हैं या गोदी मीडिया से अलग मीडिया के लोग हैं उनका आप निष्पक्ष विश्लेषण दीजिए तो उसमें आपको यही लगेगा कि गुजरात चुनाव में अभी की स्थिति में आम आदमी पार्टी आगे है। अगर अभी चुनाव हो जाए तो आम आदमी पार्टी जीत सकती है, लेकिन ठीक 1 महीने बाद चुनाव होना है और इस 1 महीने में स्थिति कुछ से कुछ हो सकती है। नरेंद्र मोदी तो चुनाव के वो जादूगर हैं कि जो रातों रात पासा पलट देते हैं। रातों रात पुलवामा हो जाता है और उसके बाद राष्ट्रवाद लोगों के दिलों में हिलोरे मारने लगता है और नरेंद्र मोदी के भाषणों में राष्ट्रवाद की बू आने लगती है और राष्ट्रवाद ही हावी हो जाता है। महंगाई के ऊपर, एंटी इनकम्बेंसी के ऊपर, गरीबी के ऊपर, जहालत के ऊपर, मौत के ऊपर, सब पर राष्ट्रवाद हावी हो जाता है। तो क्या वो राष्ट्रवाद का जज्बा दिखा करके इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात को फतह करेंगे? हमें तो वैसा नहीं लगता है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जा सकती है। काठ की हांडी पर सिर्फ एक बार खाना बनाया जा सकता है, उसके बाद जलकर वो भस्म हो जाती है और पहचान लेती है जनता की ये आदमी पुलवामा का डर दिखा करके या राष्ट्रवाद का जज्बा पैदा करके किस तरह से चुनाव जीतता है और उसके बाद किस तरह से लोगों पर अत्याचार करता है, विपक्ष पर अत्याचार करता है और मौत को आमंत्रित करता है। आपको मालूम होना चाहिए 2014 से लेकर के और 2022 तक मौतों का जो सिलसिला चला है, कोरोना काल में, कोरोना के 2 चरणों में जितनी मौतें हुई हैं उसके लिए तो आंकड़ा भारत की सरकार देती है कि 5.5 लाख के आसपास मौतें हुई हैं, लेकिन WHO का आंकड़ा चौंकाने वाला है। 47 लाख से ज्यादा मौतों का जिम्मेदार भारत को माना जाता है और भारत की सरकार को माना जाता है। सरकार को इसलिए माना जाता है कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो था। अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सही होता तो निश्चित रूप से लोगों को वेंटिलेटर उपलब्ध होता, बेड उपलब्ध होता, अस्पताल उपलब्ध होती और इतनी मौतें नहीं होती। लेकिन जिस तरह से स्वास्थ्य को निचले पायदान पर ला दिया गया है उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा और कोरोना काल में 47 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं। किसान आंदोलन में
750 किसान मारे गए। ये मौतें ऐसी हैं जो कि दैनिक मौतें होती हैं, जो कुदरती मौतें होती हैं, उससे अलग हट करके ये मौतें ऐसी हैं जिन्हें कि नहीं होने दिया जा सकता था। ये मौतें ऐसी हैं जिसके मानवीय कारण होते हैं। आप देखिए कि 2012 से लेकर के 2022 तक 10 लाख बेरोजगारों ने आत्महत्या की है। ऐसे ही मौत का सौदागर नहीं कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को। उसके पीछे सबूत भी हैं और वो सबूत यही हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। और उसके बाद अभी की जो घटना है, जो इसमें 140 से ज्यादा मौतें हुई हैं, यह भी दिल दहलाने वाली है। यह ताजा हादसा है और इस हादसे का असर गुजरात चुनाव पर निश्चित रूप से पड़ने वाला है। और उस क्षेत्र की ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया के जरिए और विपक्षियों के लपक लेने की वजह से पूरे प्रदेश में मोरबी की घटना, मोरबी का हादसा गूंजेगा और इसके परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतने पड़ेंगे। और अभी तक किसी को सजा भी नहीं हो पाई है, किसी की जेल भी नहीं हो पाई है। जितने जिम्मेदार हैं उन्हें चिन्हित भी नहीं किया गया, और जिन्हें चिन्हित किया गया है, जिन्हें अदालत में पेश किया गया है, उनका यह कहना है कि पुल में सब कुछ चंगा था, सब कुछ सही था, लेकिन जो मौतें हुई हैं ये भगवान की वजह से हुई है, भगवान ने मौतें दी हैं। तो हम कह रहे हैं कि अगर भगवान मौतें दी है और तो आपका क्या काम था? भगवान कैसे आ गए, कहां से आ गए और कहां रहते हैं भगवान? भगवान तो हर मौतों के जिम्मेदार होते हैं, वो तो पैदा करने के लिए भी जिम्मेदार माने जाते हैं। तो ऐसे भगवानों का अगर कोर्ट में जाकर के कहना कि भगवान ने ऐसी स्थिति उत्पन्न की है, तो आप समझ लीजिए कि लोकतंत्र की कैसी दुर्दशा हो रही है, न्यायपालिका की कैसी दुर्दशा हो रही है, न्यायपालिका को किस तरह से गुमराह किया जा रहा है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र को किस तरह से प्रभावित किया जा रहा है। तो गुजरात के चुनाव के बहाने हमने देखा कि वहां पर जो कुछ हो रहा है, अभी कुछ पर्दा उठ नहीं पाया है कि कौन पार्टी जीतेगी। अब 1 महीने का समय है, 1 दिसंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक चुनाव है। 1 को है और 5 को है। आज 3 तारीख हो गई है, तो लगभग 1 महीने है। अब 1 महीने में ऊंट किस करवट बैठता है वो आप देखेंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि अगर गुजरात चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, हिमाचल प्रदेश का चुनाव तो हारने ही वाली है, वहां कांग्रेस आ रही है। अगर इन दोनों राज्यों में हार जाती है तो ये उसके लिए वाटरलू साबित होगा। हिटलर की आखिरी लड़ाई वाटरलू से हुई थी और वहां पर उसकी हार हुई थी और उसी के बाद उसका अंत भी हुआ था। तो वही भारत की सत्ता लोकसभा